हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में जो लेसन नंबर 9 के जो न्यूमेरिकल्स बाकी हैं उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में 15 नंबर तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे, आगे 16 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करना है। तो चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अनुभव करती है। ठीक है, यानी एक चुंबकीय सुई है, यानी आप लोग कंपास देखे होंगे, कंपास जिसे हम लोग दिशा सूचक, ठीक है, कहीं जाते हैं तो दिशा के बारे में जानने के लिए मतलब लेकर जाते हैं साथ में, या स्कूलों में आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा तो कंपास सुई देखे होंगे। ठीक है, उसको देखिए कर है कि जब एक चुंबकीय सुई को असमान विद्युत क्षेत्र में ले जाने पे क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जब भी जैसे मान लीजिए बीच में कंपास सुई रख लीजिए और एक चुंबक रख लीजिए। ठीक है, इस साइड करेंगे, जिस साइड करेंगे उस साइड वो एक बल लगेगा उस पर। ठीक है, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र कारण वो सुई उधर की चुंबक की तरफ जाके ठहरेगी, और जब उस चुंबक को बार बार इधर उधर घुमाएंगे यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगी, रोटेट करने लगती है, यानी उसमें एक बल आघूर्ण कार्य भी करने लगता है जिसके कारण वह घूर्णन गति भी करने लगती है। तो कोई भी चुंबकीय सुई हो जब उसको असमान विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या करती है, उस पर एक बल भी कार्य करता है, लॉरेंज बल, और वह उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है, उस पर बल आघूर्ण भी कार्य करता है। क्या करता है, बल आघूर्ण भी कार्य करने लगता है। ठीक है, तो 16 में आपसे क्या कहे कि जब एक चुंबकीय सुई को असमान विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक बल कार्य करेगा तथा बल आघूर्ण। तो ऑप्शन आपका दे रखा है, ए दे रखा है कि ए बल, माने ए में कह रहा है कि एक बल परंतु बल आघूर्ण नहीं, बी कह रहा है एक बल तथा बल आघूर्ण दोनों कार्य करेगा, सी कह रहा है बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, गलत है ये भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने बताया कि बल और एक बल आघूर्ण दोनों कार्य करेगा, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में। चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। चुंबकीय एकल ध्रुव, भाई चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, वो कोई भी चुंबक हो, दंड चुंबक हो या ये एस है, ठीक है, या ये यू आकार वाला चुंबक हो, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, या ये गोल वाला चुंबक हो, इसमें भी क्या होता है, एक नॉर्थ होता है तो उसके साइड वाला जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या होता है, एस होता है। ठीक है, यानी हर एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, तो एकल ध्रुव की हम कल्पना नहीं कर सकते, यानी ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या कर रहा है कि चुंबक 17 का ना एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है, गलत है भाई, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, बात सही है। आगे भी देख लेते हैं, एकल ध्रुव का संवेग नियत होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जो एकल जो ध्रुव है इसका अस्तित्व नहीं होता है, यानी 17 का भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यानी कोई एक धारावाही चालक है, ठीक है, इसमें आई धारा बह रही है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र कैसे होगा इसके बारे में इस कथन में से कौन सा सही है। तो जब भी हम लोग पढ़े होंगे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जिसके कारण किसी धारावाही चालक में यदि धारा बह रही है तो उस पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, कैसे होगा, उसके पता लगाने के लिए जैसे मान लीजिए तार है, इस पे हम लोग ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये अंगूठा धारा को दिखाएगा और ये जो अंगुलियों का डायरेक्शन होगा ये किसको दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसमें धारा मान लीजिए ऊपर की तरफ बह रही है तो ऐसे करेंगे, यानी इसमें ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे हमारी क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी इसी पे बताना है, अब ये ऐसे होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है यही बताना है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तार के लंबवत होती है, तार के लंबवत है, ऐसे है, तो इसके ऐसे परपेंडिकुलर, यानी चुंबकीय क्षेत्र से ए है तार, तो इसके ऐसे है नहीं ना, ऐसे भी नहीं है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के समानांतर है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के समानांतर होती है, तो ऐसा भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, ये तो भाई सारा सा गलत है। चुंबकीय जो क्षेत्र की रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो तीसरा तो ऐसे ही गलती हो गया, तो 3 गलत हो गया। तो ऑलरेडी भाई कोई भी एग्जाम है
उसमें 4 ऑप्शन दिए हों, 3 गलत हो तो लास्ट वाला तो सही होगा ही, यानी 3 में गलत है तो एक ऑप्शन सही होगा ही। और डी कह रहा है आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय होती। संकेंद्रीय मतलब उनका केंद्र एक ही होता है। देखिए सर्किल टाइप का बना है तो सबका केंद्र क्या है, एक ही है। ठीक है, क्या है, एक ही है, यानी जितने वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं इनका एक संकेंद्रीय है। ठीक है, संकेंद्रीय, यानी 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है, हाई स्टील, स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट आयरन या निकिल। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, उसमें आपका चुंबकत्व नहीं होता है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, क्या, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन को आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो उसको वो आकर्षित नहीं करेगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी भी आवेशित कण को रखेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य रहेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सदैव क्या होता है, शून्य होता है। बस समझ में आई। चलिए अगला देख लीजिए 21 नंबर। कह रहे आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बने होते हैं। जो आजकल मॉडर्न में जो चुंबक बनाए जा रहे हैं, जो शक्तिशाली हाई चुंबकीय जो आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र वाले हैं, उसको लोहा, निकिल और कोबाल्ट को मिलाकर बनाया जाता है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट की जो मिश्र धातुओं से चुंबक बनाए जाते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के मॉडर्न युग में लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है, लोहा, निकिल व कोबाल्ट को मिलाकर बनाया जाता है आपका क्या, अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले मैग्नेट। ठीक है, चुंबक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 21 का लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातुओं से, या लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला भी देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी मुलायम लोहे के टुकड़े को परिनालिका बनाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है काफी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी मुलायम लोहे का, ठीक है, मुलायम लोहे की आप परिनालिका बनाते हैं तो उससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वह अधिकतम होती है, ज्यादा होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 22 का। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि एक सीधी लंबी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कोई सीधी एक लंबी परिनालिका है, ठीक है, थोड़ी लंबी है, या ऐसे इधर छोटा बना, चलिए मान लीजिए ऐसा है, ये आपकी परिनालिका है। ठीक है, ये आपकी क्या है, परिनालिका है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसमें चुंबकन का गुण आता है। तो कह रहा है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, अंतिम छोर की ओर जाने पर घटता है या अंतिम छोर की तरफ जाने पर बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हर जगह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हर जगह क्या होता है, समान होता है। बात समझ में आई। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, भारत के घरों में किन मान के एसी धारा आती है, ये तो सबको पता है। चलिए कितनी आवृत्ति की जो एसी करंट है चलती है पूरे इंडिया में, 50 हर्ट्ज, तो ये तो पता है 50 हर्ट्ज। चलिए भाई एक हमको पता है, चलिए मान लीजिए हमको वोल्ट नहीं पता है कितने वोल्ट आती है, 50 हर्ट्ज आती है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा तो जरूर सुन ले होंगे कि ऐसे जैसे मान लीजिए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज,
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट 60,000। तो 50 हर्ट्ज तो हमको पता है, और ऐसे आप जनरली सुन रहे होंगे 220 वोल्ट। गांव में भी कोई बोल देता है तो 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है करंट, 300 वोल्ट की आ रही है, सारे टीवी सब जितने भी फ्रीज सब जल गए, ठीक है, ऐसे आती है। तो हमारा जो होता है करंट इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे चलती है, ठीक है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे हमारी क्या होती हैं करंट, ऐसी करंट काम करती है। यानी इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है, आपका अमेरिका में जाएंगे तो 60 हर्ट्ज हो जाती है, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? इतना नोट करिएगा, फिर देख लेते हैं आगे इसके। देखिए क्या कह रहा है 25 में। 25 में कह रहा है कि सेल से प्राप्त होने वाली धारा है, जो आपके बैटरी हैं, सेल है, इन्वर्टर है, इससे या जनरेटर है, उसमें भी डीसी जनरेटर, अरे सॉरी हाँ डीसी जनरेटर, इनसे क्या होता है डीसी करंट पर प्राप्त होती है। यानी हमारी बैटरी हो, ठीक है, इन्वर्टर हो या सेल हो, वो क्या होता है उससे हमें डीसी करंट मिलती है। कौन सी करंट मिलती है? डीसी करंट, ठीक है। यानी ना एसी नहीं मिलती है, हमारी डीसी करंट मिलती है, ठीक है। इतना सबको पता है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डीसी करंट। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रतिवर्ती धारा कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसे कहीं भी देखे होंगे कि जो एक बल्ब होता है 1 सेकंड में कितनी बार क्या होता है, वह बंद होता है और जलता है 100 बार, 100 बार, ठीक है। कितनी बार? 100 बार। तो वहीं जो 50 हर्ट्ज की जो आवृत्ति आ रही है, उसमें जो होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 100 बार प्लस माइनस ऐसे होता है, उसी को काउंट करते हैं, यानी 50 हर्ट्ज, ठीक है। उसका आधा, यानी जो आपकी प्लस माइनस जितनी मतलब आती है 1 सेकेंड में जितने बार होता है, उसका आधा हमारा हाफ होता है आवृत्ति, ठीक है। तो 1 सेकेंड में यानी जो हमारा बल्ब है, ठीक है, वो 100 बार जलता है और बुझता है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रतिवर्ती धारा में कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है? कितनी बार? 100 बार। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह आंतरिक बल का अनुभव करता है, इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण है। यानी कोई भी एक क्या है, धारावाही चालक है, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। 27 है ना, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये N है, चलिए, और ये S है, इधर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कोई एक धारावाही चालक है, तो इसमें रखने पर वह क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने में यांत्रिक बल का अनुभव करता है। यानी यांत्रिक बल मतलब घूर्णन बल, यानी वह रोटेशनल बल का अनुभव करता है, उसमें रोटेशन होगा, बल आघूर्ण उसमें उत्पन्न होगा, तो अनुभव करता है। इस प्रकार का कार्य करने वाला उपकरण है वैद्युत मोटर, डायनेमो जनित्र, वैद्युत घंटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके वैद्युत मोटर है, मोटर देखेंगे जब उसको करंट देते हैं तो वो रोटेशनल यानी यांत्रिक गति करने लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसे आर्मेचर बना होता है, अरे ऐसे बनी होती है ना हमारी एक आर्मेचर होता है जब, और इसमें ऐसे आके इधर लगा होता है, ठीक है, इसमें कट रहता है। जैसे एसी करंट जाती है, ठीक है, मान लीजिए प्लस है माइनस है, जैसे जाती है तो इसकी मतलब ऐसी होती है, ध्रुवता बदलती रहती है, जैसे जाता है इसमें बल कार्य करता है आपका वो फ्लेमिंग के ये वाला नियम जो होता है ना, ठीक है, दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है उस पर कार्य करता है, और इसमें एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये क्या होती है, यांत्रिक गति करने लगती है। तो जो आपका वैद्युत मोटर है इसका अनुभव करता है, इसका एक उदाहरण है क्या, वैद्युत मोटर, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी एक धारावाही चालक को आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर यांत्रिक ऊर्जा का जो अनुभव करेगा, यांत्रिक बल का जो अनुभव करेगा, उसका एक उदाहरण है आपका सिंपल सा क्या, मोटर, वैद्युत मोटर। इतनी बात समझ में? चलिए
आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, यानी आपके जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उनके सबसे सर्वोत्तम यानी उनका जो क्रोड बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए क्रोड जैसे आई आकार की क्रोड होती हैं, ई आकार की क्रोड होती हैं, ठीक है, गोलाकार भी क्रोड होती हैं। तो इन सब के लिए जो इसमें से आपका सर्वोत्तम द्रव्य है क्या दिया है, स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, नर्म लोहा, कठोर स्टील। तो सबसे इसके लिए सर्वोत्तम जो द्रव है वो क्या है, कठोर स्टील, कठोर स्टील, ठीक है, कठोर स्टील। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ पूरी आपकी फिजिक्स का लेसन समाप्त हो जाएगा, और ये पूरा लेसन भी समाप्त हो जाएगा, ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर किसी के पास नेवी एमआर की जो भी प्रीवियस पेपर का जो आपके पास पीडीएफ होगा, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे हम लोग उसको आपको सॉल्व करा सके। हम लोग भी कोशिश करेंगे ढूंढने की, ठीक है, और उसके बाद से कुछ डाउनलोड्स करके पीडीएफ्स अब आपको उसके तैयारी करा दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। चलिए इतना समझ गए। लास्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल यानी संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। तो जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर संधियों से मिलकर, संधि डायोड से मिलकर, जैसे एनपीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है, इन सब से मिलकर जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं वो उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र को उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में, यानी जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में क्या करते हैं, अंतरित करते हैं ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज से फिजिक्स का पूरा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।